बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today we discuss the second chapter of your book, Structure of Atom. इस चैप्टर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने एक मॉडल पेश किया, इसके अलावा बोहर्स ने एटॉमिक मॉडल को पेश किया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, कार्बन का आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, इसके अलावा यूरेनियम के हैं, और लास्ट जो होगा वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। चलें जी, हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम रेफर्स हाउ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज। स्ट्रक्चर एटम का किस पे डिपेंड कर रहा है? द सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो इनकी अरेंजमेंट पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिपेंड करता है। एटम्स इतने स्मॉल हैं दैट वी कैन नॉट सीन बाय द आईज। हम उसे अपनी आंख से नहीं देख सकते, बल्कि वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अब सब एटॉमिक पार्टिकल की बात की है कि सब एटॉमिक पार्टिकल की अरेंजमेंट से स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो बनता है। तो इसका जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक जो स्ट्रक्चर था इसको फॉर्मुलेट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, कॉन्टिन्यूसली एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, और फिर जाके एटम का एक स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्मुलेट किया। लेकिन जिसने बहुत अहम, आपकी बुक में जिन दो लोगों ने बहुत अहम काम किया वो थे दो साइंटिस्ट, जो थे रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया है। हम लोग अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं। In 1911, Rutherford performed an experiment to know the arrangement of electrons and protons in atom. Rutherford ने एक्सपेरिमेंट किया था ये 1911 में, और इसने इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि वो ये जान सके कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट क्या है एटम के अंदर। तो अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। इसके एक्सपेरिमेंट में देखें, सबसे पहले रदरफोर्ड ने कौन कौन सी चीजें यूज की। रदरफोर्ड bombarded a thin gold foil। इसका मतलब है सबसे पहले उसने गोल्ड फॉइल ली, ये है जी वो गोल्ड फॉइल, और ये अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकले थे, और ये स्मॉल होल है जहां से अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं, क्योंकि ताकि अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट जाए। और ये जो सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है ये किसका बना हुआ था? लेड शीट का। ये गोल्ड फॉइल है। Rutherford bombarded a thin gold foil with alpha particles। ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है और ये गोल्ड फॉइल है। अब इस पे उसने किसकी बम्बार्डमेंट की? अल्फा पार्टिकल्स की। किस पर की? गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल पर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, और इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो थी, इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स इसको मिले थे, ये इसको कैसे मिले? बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम को डिसइंटीग्रेट किया उसने, तो उससे इसने अल्फा पार्टिकल्स ये वाले हासिल किए। ये जो अल्फा पार्टिकल्स ये यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा ये जो बता रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स उसने यूज किए, गोल्ड फॉइल की थिकनेस 0.04 सेंटीमीटर थी। अल्फा पार्टिकल्स उसको मिले, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम से इसने हासिल किए अल्फा पार्टिकल्स, और ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं? दे आर डबली पॉजिटिव चार्ज। इनके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, एंड आर हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स के बारे में दो पॉइंट है। एक तो ये है कि इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पोलोनियम, और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इट इज डबली पॉजिटिव चार्ज एंड आर हीलियम न्यूक्लियस। अब जिस वक्त इसने अब एक्सपेरिमेंट शुरू किया, पहले तो हमने सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन चीजें जो इसने यूज की हैं वो हमने बताया कि गोल्ड फॉइल उसने यूज की है, उस पे इसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया है। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कहां से मिले, और गोल्ड फॉइल जो है उसकी थिकनेस क्या थी, और जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर चार्ज क्या है। ये 3-4 चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। अब जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को when he bombardment the alpha particles on the gold foil, इस पे जब उसने फेंके ये अल्फा पार्टिकल्स, तो उसने देखा कि
ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ये पास हो गए गोल्ड फॉइल में से, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए। सिर्फ कुछ जो थे दे आर डिफ्लेक्टेड, कुछ डिफ्लेक्ट बैक हो गए, ये देखेंगे डिफ्लेक्ट हुआ। तो वो आपको बताता है बट 1 in 1 मिलियन में से एक ने डिफ्लेक्शन शो किया, ज्यादातर पास हो गए, सिर्फ 1 मिलियन में से 1 ने जो है वो डिफ्लेक्शन शो किया। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था उसने इसके अलावा भी कुछ दूसरे एलिमेंट्स की फॉइल, थिन फॉइल्स लेके एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने देखा कि यही रिजल्ट मिल रहा है कि ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं और कुछ जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और बहुत कम तादाद में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये था इसका वो एक्सपेरिमेंट। अब यहां पे तो अगर आप इसको देखेंगे, ये थोड़ा सा इसकी जगह यहां पे देखेंगे, उसने कहा है कि ये एक एटम है, दरमियान में जो डॉट है ये इसका न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे, ये देखिए यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स आए हैं वो पास हो गए, देखिए यहां से वो पास हो रहे हैं। अब ये डिफ्लेक्शन वाली की बात करते हैं, ज्यादातर तो पास हो गए, अब ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं देखिए दरमियान में जो न्यूक्लियस है इससे डिफ्लेक्शन हो रही है। यहां पे देखेंगे न्यूक्लियस, हम ज्यादातर जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो इस न्यूक्लियस वाली जगह से डिफ्लेक्शन शो हो रही है। तो ये था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम इसको दोबारा इस टॉपिक को मैं समराइज करती हूँ। इसके इंट्रोडक्शन में ये था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को रेफर करता है। अब देखिए हम लोगों ने एटम के स्ट्रक्चर में हमें जो चीज पता है वो ये है कि ये एक एटम है, ठीक है, दरमियान में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और ये बाहर इलेक्ट्रॉन है जो बाहर मूव करते हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और ये है जी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उसने यही कहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है रेफर्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंजमेंट। अब जो इसकी अरेंजमेंट है वो यही है, ये देखें दरमियान में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है जो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, और इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये इतना स्मॉल है कि दैट वी कैन सी बाय द माइक्रोस्कोप। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? वही इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाज फॉर्मुलेटेड बाय द मैनी एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, रदरफोर्ड और बोहर ने जो है वो हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को। 1911 में रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने थिन गोल्ड फॉइल यूज की और उस दिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की। अब थिन गोल्ड फॉइल की जो है वो थिकनेस कितनी थी? 0.04 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा उसने बताया कि वो अल्फा पार्टिकल्स को कहां से मिले, फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम से मिले। सेकेंडली ये है कि अल्फा पार्टिकल, 2 पॉइंट्स थे अल्फा पार्टिकल्स के। सेकेंड पॉइंट ये है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डबली पॉजिटिव चार्ज है एंड आर हीलियम न्यूक्लियर। अब जब एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट की। ये देखिए अल्फा पार्टिकल्स यहां से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, इस पे बम्बार्डमेंट हुई। उसने देखा ज्यादातर तो पास हो गए, यहां पे जाके एक शाइन लगती थी जैसे अल्फा पार्टिकल्स यहां जाके स्ट्राइक करते थे। तो उसने कहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द फॉइल, लेकिन कुछ जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। उसने कहा डिफ्लेक्शन बहुत कम थी। उसने बताया कि 1 in 1 मिलियन वॉज डिफ्लेक्टेड। 1 मिलियन में से अल्फा पार्टिकल का 1 मिलियन उसने बम्बार्ड किए थे, तो उसमें से 1 ने डिफ्लेक्शन शो की है, लेकिन डिफ्लेक्शन तो शो हुई ना उसके एक्सपेरिमेंट में। और उसने ये एक्सपेरिमेंट दूसरे थिन फॉइल्स, दूसरे एलिमेंट्स की बनी हुई, उन पे भी एक्सपेरिमेंट किया और उसको यही रिजल्ट मिला कि ज्यादातर तो अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाते थे, लेकिन कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट बैक हो जाते थे। और ये आप इस वाली डायग्राम में देखेंगे कि मेजॉरिटी तो पास हो रहे थे, सिर्फ ये जो डिफ्लेक्ट हुआ तो ये दरमियान में न्यूक्लियस वाली जगह से डिफ्लेक्शन हो रही है। आप किसी को भी देख लें यहाँ पे तो डिफ्लेक्शन ये सेंटर में से हो रही थी, बाकी सब पास कर। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड।
अब जब ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया, हमने ये देख लिया कि अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कुछ कंक्लूजन्स दी जो कि पॉइंट्स में एक्सप्लेन की गई हैं आपके पेज नंबर 35 पे, और सेकंड पैराग्राफ में इसकी डिफेक्ट्स भी बताई गई। आप लोग अगर पेज नंबर 35 पे आ जाएं, हम लोग इसकी कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। Since majority of the alpha particles pass through the foil undeflected, majority, उसने कहा majority of the alpha particles pass through the foil, लेकिन कुछ जो थे वो विदाउट डिफ्लेक्शन वो पास हो गए। इसके कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, ज्यादातर जो थे वो अल्फा पार्टिकल पास हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड एटम मस्ट बी एम्प्टी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। जो अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, तो उसका कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। सेकेंड पॉइंट है द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of the atom। उसने कहा कि अगर डिफ्लेक्शन हो रही है, देखें यहां पे आप देखें ये डिफ्लेक्शन हो रही है, यहां से जब वो ये यूं गया और यूं डिफ्लेक्ट हुआ, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो कहते हैं ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है, कहते हैं दरमियान में एटम के कोई सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, और ये पॉजिटिव चार्ज इन अल्फा पार्टिकल जो कि डबली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई था, इसको डिफ्लेक्ट कर। तो दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन हुई है, और दरमियान में पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो डिफ्लेक्शन में इसमें शो हुई है, ये इस वजह से हो रही है क्योंकि देयर इज अ इन द सेंटर ऑफ द एटम देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसने अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल किया, रिपल्शन की है। थर्ड वन पार्ट है इसका मैसिव अल्फा पार्टिकल्स और नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं अगर यहाँ पे ऑब्वियसली ये देखें बाहर जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रॉन होता तो अल्फा पार्टिकल जिस वक्त यहाँ से गुजरे हैं, ये देखें यूं था, यहाँ से अगर अल्फा पार्टिकल गुजरे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर था, उसने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, तो वो पास हो गए। 3 पॉइंट्स थे इसी कंक्लूजन में। पहला ये कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए हैं, ठीक है, और दे डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, उन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं की। उसकी रीजन वो ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम की वो खाली है, ज्यादातर हिस्सा स्पेस जो है खाली है एटम के अंदर। सेकेंड वन कह रहे हैं जो डिफ्लेक्शन हो रही है, जो हम लोगों ने आपकी बुक में भी बना हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे वो बिल्कुल न्यूक्लियस वाली जगह से डिफ्लेक्शन हम लोगों को पता चल गया था ये न्यूक्लियस है, इस वजह से मैं इसको कह रही हूँ न्यूक्लियस है। ये तो बहुत ने जाके बाद में इसको न्यूक्लियस कहा था, या इसने रदरफोर्ड ने शायद बता दी, रदरफोर्ड मॉडल ने बाद में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया था कि दरमियान में न्यूक्लियस है, बहुत से नहीं बल्कि रदरफोर्ड ने किया था। तो ये अल्फा पार्टिकल डबली पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें एटम के दरमियान में जो डिफ्लेक्शन हुई है इसके दरमियान में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसने अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल किया, तो रिपल्शन की वजह से ये डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड वन ये है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स और नॉट डिफ्लेक्टेड, इलेक्ट्रॉन से उनकी डिफ्लेक्शन नहीं हुई अल्फा पार्टिकल्स की। वहां पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ऑब्वियसली जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स की इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। These are the 3 conclusions of the alpha particles. Rutherford model. Next one है ये जो कंक्लूजन इसने बताई है हमें, इस पे उसने जो है वो एटम का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। रदरफोर्ड ने एक एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम को पेश किया हमें। मॉडल ऑफ एटम इसने बताया, इसने कहा है दिस इज अ प्लैनेटरी सिस्टम, प्लैनेटरी मॉडल है ये, ठीक है, सिमिलर टू सोलर सिस्टम।
which is similar to solar system. mass जो है वो एक एटम का अब इसने कंक्लूजन के बाद थोड़ा सा इसने मॉडल पेश किया था एटम का। इसने कहा है कि इट इज अ प्लैनेटरी मॉडल, मीन प्लैनेट की तरह जैसे सन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स जो है वो चक्कर लगाते हैं। इसी तरह से इसका भी वही सिस्टम है कि दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा जो मैस ऑफ एटम है वो कहां पर मौजूद है, वो इट इज कंसर्न इन अ स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज रीजन, ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। कहते हैं यहां पर इसका मैस ऑफ एटम मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि मैस जो है वो एटॉमिक मैस जो होता है वो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के दरमियान में प्रोटॉन्स भी मौजूद है, न्यूट्रॉन्स भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन बाहर मौजूद है। तो ये मैस हो गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मैस। तो एटम का मैस किधर है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, कंसर्न एट द स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन। ये दरमियान में पॉजिटिव, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज एंड दिस हैव अ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो मैस जो है वो कंसर्न है इस जगह। एंड इस पॉइंट को उसने कह दिया ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। जो मैंने बताया आपको कि न्यूक्लियस जो है वो इसने रदरफोर्ड ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है और वो पॉजिटिव चार्ज है और पूरा मैस एटम का उस जगह पे मौजूद है। पॉजिटिव चार्ज रीजन इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन मौजूद है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज रीजन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। देखिए पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो बाहर मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ गियर। इलेक्ट्रॉन है तो चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, और सर्कल में मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन। और इस सर्कल को उसने कह दी, जो सर्कल में ये मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट। अब जो लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप लोग फिजिक्स में ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो पढ़ी होगी, फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। Force which compel body to move in circular path.
सर्कुलर पाथ में ये फोर्स कंपेल करती है किसी बॉडी को कि वो मूव करे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और एक नेगेटिव चार्ज मौजूद है इलेक्ट्रॉन। इन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको कंपेल कर रही है कि वो मूव करे इलेक्ट्रॉन को, और दूसरी जगह से जो उसको बैलेंस कर रही है फोर्स वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के दरमियान में है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। ये था जी लास्ट में इसने मॉडल ऑफ एटम पेश किया इस कंप्लेन के बाद। लास्ट में है इसके डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इससे कुछ डिफेक्ट्स थे। डिफेक्ट में उसने सबसे पहली बात ये की है, फॉलोइंग डिफेक्ट्स आर क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल विल इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। Thus the orbit of the, कहता है कि जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है और ये कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, एमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है एनर्जी। और इस ऑर्बिट में रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ये छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और इस वजह से ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। डिफेक्ट में से पहली बात ये की कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअसली अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और जैसे जैसे ये चक्कर लगा रहा है एक एमिट एनर्जी रिलीज कर, और ये जैसे एनर्जी रिलीज करता जाएगा तो ये छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फॉल इनटू द न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और इससे पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। सेकंड इसका डिफेक्ट ये है, इफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है ये कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा तो क्या होगा, ये बनाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा और द लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। हमें क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम। ये इसके डिफेक्ट्स थे। हम लोगों ने इसमें रदरफोर्ड को पूरा एक्सप्लेन किया, इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। थिन फॉइल तो उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट की, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल बट फ्यू ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड। डिफ्लेक्शन की वजह क्या बनी उसने इसको फिर एक्सप्लेन किया, आगे कंक्लूजन निकाली उसने कि डिफ्लेक्शन जो है, जो अनडिफ्लेक्टेड हुए, जो बिल्कुल पास हो गए, जिन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, उसकी वजह ये थी कि मोस्ट ऑफ द एटम जो है उसकी स्पेस जो है वो खाली है, इट इज एम्प्टी। सेकंड उसने कहा जो डिफ्लेक्शन हो रही है तो वो उसने देखा कि सेंटर से हो रही थी, उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज दरमियान में मौजूद है और आपको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है दरमियान में, उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी डबली पॉजिटिव चार्ज थे और जब वो न्यूक्लियस के उसमें से गुजरे तो उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज था तो वहां पे डिफ्लेक्शन हुई। लेकिन उसने डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल्स ने इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे मौजूद थे वहां पे उसने डिफ्लेक्शन शो नहीं की, सिर्फ जो मिड था न्यूक्लियस था वहां से ही डिफ्लेक्शन हुई। फिर उसने मॉडल ऑफ एटम को पेश किया, उसने कहा ये प्लैनेटरी सिस्टम है सोलर सिस्टम की तरह, दरमियान में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है सेंटर ऑफ द एटम में, ठीक है, और मैस जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द एटम में मौजूद है, ठीक है। तो मैस की वजह क्या बनी ये भी मैंने आपको बताया कि मैस, एटॉमिक मैस होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आप देख सकते हैं कि वो सेंटर में मौजूद है एटम की, तो उसको मैस कहते हैं। तो मैस जो है वो बिल्कुल कंसर्न है इन द सेंटर और उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया है। दरमियान में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज रीजन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है सर्कल में और उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं सर्कल्स को। अब जो फोर्स दरमियान में मौजूद है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को कंपेल करे टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, और दूसरी जो उसको बैलेंस करने वाली फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो दोनों चार्जेस देखें, दरमियान में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो उन दोनों चार्जेस को बैलेंस, ये जो दोनों चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स मौजूद है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मौजूद है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिवोल्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में हो रही है उसको बैलेंस कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। डिफेक्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इट विल रिलीज एनर्जी, एमिट एनर्जी, और जब ये एमिट करेगा, करता रहेगा तो ये स्मॉलर होता एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा।
सेकेंडली उसने ये बताया कि जब से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इमिट कर रहा है, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा या फिर एज अ लाइन स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्टेन्ड। अब आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। यहाँ पे आपने रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन बतानी है, मतलब पूरा रदरफोर्ड एक तरह से आपने एक्सप्लेन करना है कि उसने एटॉमिक थ्योरी में जो भी इसका अहम किरदार है, मॉडल जो इसने पेश किया एटम का, रदरफोर्ड का जो भी अहम कंट्रीब्यूशन थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को एक्सप्लेन करने में, आपने इसको एक्सप्लेन करना है इसमें, और ये आपने क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करके मुझे फिर दोबारा से मेल करना है। नेक्स्ट वी डिस्कस बोहर एटॉमिक थ्योरी। इन 1913 बोहर प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एटम। 1913 में बोहर ने मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया। अब इसके मेजर जो पॉस्टुलेट्स हैं बोहर मॉडल के वो ये, इसके 5 पॉइंट्स हैं, इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं, वन बाय वन हम लोग इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाएगा, ये न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाएगा इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। पूरे इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये मूव करें। ये जो सर्कुलर पाथ है इसको ऑर्बिट का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज, अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, से आगे बनाते जाए ऑर्बिट, जैसे ये ऑर्बिट, ये दे हैव अ फिक्स्ड एनर्जी। सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। हम लोगों ने इसको किसका नाम दे दिया गया है, एनर्जी लेवल्स। दे हैव अ फिक्स्ड ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ है, देखिए n1 n2 n3 n4, एनर्जी 1 एनर्जी 2। इसका हम लोगों ने हर ऑर्बिट को, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 ऑर्बिट्स हैं इसके, तो हर ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है E1 E2 E3 E4। तो इस तरह से हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है और हर ऑर्बिट को हमने एनर्जी लेवल करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये किस एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की, ये प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ये दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उतनी उसकी, न्यूक्लियस से जितना वो इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसकी उतनी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना वो दूर होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी, दे हैव मोर एनर्जी इट हैज। थर्ड वन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, whose angular momentum of electron is integral multiple of h/2 pi। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसका इक्वल है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकंड। पर सेकंड है, सेकंड है, जूल सेकंड, जूल सेकंड। नंबर 4, अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, लाइट इज अब्सॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप टू हाई एनर्जी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसने जैसे ही एनर्जी अब्सॉर्ब की है तो इट विल जंप इनटू द हाई एनर्जी ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट में जंप करके चला जाए, हाई एनर्जी ऑर्बिट में वो जंप करके चला जाएगा। लेकिन किस वक्त जाएगा, व्हेन इट अब्सॉर्ब द लाइट। अब वही इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, फॉल डाउन इनटू द लोअर ऑर्बिट। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ना ऊपर जंप किया ना उससे नीचे जंप किया, लेकिन एक जगह पे जहां पे ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है फॉर एग्जांपल, तो इस जगह पे दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ना वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है ना वो रिलीज कर रहा है। जब वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, लाइट अब्सॉर्ब करेगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी ऑर्बिट पे, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा इट कम बैक टू द लोअर ऑर्बिट।
ये जो एनर्जी ऑफ द लाइट इमिटेड है, ये जितनी एनर्जी इमिट हुई है किसके इक्वल है? डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। अब ये देखें, ये एनर्जी लेवल डिफरेंट था E1, दूसरे ऑर्बिट पे एनर्जी लेवल डिफरेंट था E2, तो ये डिफरेंस डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंसेस ऑफ द एनर्जी, E2 हाई ऑर्बिट और E1 लोअर ऑर्बिट एनर्जी लेवल। तो ये चीजें थी इसकी बोहर एटॉमिक मॉडल की। ये इसके 5 पोस्टुलेट्स है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। मैं आपको दोबारा से इस टॉपिक को समराइज कर देती हूँ। हम लोगों ने इसमें 1913 में बोहर ने मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया। इसके जो पोस्टुलेट्स थे वो ये थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अंदर इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, और हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है, और हर ऑर्बिट की जो फिक्स एनर्जी है, सो ईच ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स एनर्जी लेवल। हर ऑर्बिट जो है उसकी फिक्स एनर्जी, और हर ऑर्बिट को उसकी हम लोग कह सकते हैं इधर एनर्जी लेवल्स। सेकेंडली ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट के अंदर वो किसकी प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस का। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी प्रोपोर्शनल है? टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर एनर्जी इट हैज। थर्ड वन है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा, और h जो था वो प्लैंक कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू 6.6216 × 10⁻34 जूल सेकंड। जब एक इलेक्ट्रॉन लाइट को ऑब्जॉर्व करता है तो वो जंप कर जाएगा हाई एनर्जी ऑर्बिट पे, ठीक है, वो ऊपर जंप करके चला जाएगा हाई एनर्जी ऑर्बिट पे, और जब वो इमिट करेगा, रिलीज करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन वापस लोअर ऑर्बिट पे आ जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ना लाइट को ऑब्जॉर्व कर रहा है ना रिलीज कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट पे उसकी जो है वो इट डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, वहां पे ना तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना ऑब्जॉर्व कर रहा है। लास्ट पॉइंट था, ये जो एनर्जी लाइट इमिट करी थी ये किसके इक्वल थे? इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी। वो देखिए डिफरेंसेस उसके आ रहे थे, E2 हाई ऑर्बिट एनर्जी थी, E1 जो थी वो लोअर ऑर्बिट एनर्जी थी, तो डेल E जो था वो E2 माइनस E1। अब हम लोग इसकी सेल्फ असेसमेंट को डिस्कस करते हैं। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। Draw Bohr models of the following atoms indicating the location of electron, proton and neutrons। हमें लोकेशन बतानी है, लोकेशन बतानी है हमें इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। सबसे A है कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास, ये मास नंबर इज 12। हम लोगों ने लोकेशन बतानी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर इज, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको हम कहते हैं जी मास नंबर। 6 electrons and 6 protons is equal to 6 protons and 6 electrons। पहले में 2, दूसरे में 4। 1 2 3 4, 4 इसके अंदर बाहर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे, टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स का पता करना है हमें कि इसमें न्यूट्रॉन्स
आप इसमें 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। आप मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स की तादाद का पता चल जाएगा और न्यूट्रॉन इसमें 6। दिस इज ये अरेंजमेंट थी जो उसने हमसे पूछी। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन। एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35। अरेंजमेंट बतानी है दोबारा से। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है 17 और मास नंबर है 35। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये है जी मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। 17, सो वी हैव टू मेक द 17। पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे शेल में 8, 9, 10, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Number of electrons is 7. Number of 17. Number of protons is 17. Neutrons कैसे पता चलेगा? वही atomic mass 35 माइनस atomic number 17। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आपके पास इसका न्यूट्रॉन्स की तरफ। आप इसको माइनस करें, 35 माइनस 17 18। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स 18 है। दिस इज द arrangement of the location of the electrons, protons and the neutrons. अच्छा, अब आप लोग एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। इसकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 47, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पेज नंबर 47 पे। आपने सबसे पहले बोहर एटॉमिक मॉडल को, बोहर एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, इसके 5 के 5 पोस्टुलेट्स को, ठीक है। उसके बाद आपने इस क्वेश्चन में डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक थ्योरी। आपने इसमें आपने डिफरेंस बताना है रदरफोर्ड का और बोहर एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर था 8। पहले आपने इसको एक्सप्लेन करना है बोहर एटॉमिक थ्योरी को, उसके बाद आपने डिफरेंस बताना है बोहर मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ बोहर मॉडल। आपने इसमें ड्रॉ करना है बोहर मॉडल को। और लोकेशन बतानी है, जो अभी मैंने आपको असेसमेंट भी करके दिखाई है, लोकेशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। लोकेशन बतानी है आपने उसी तरह से। पोटाशियम, पोटाशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड मास नंबर 39। पोटाशियम 19 एंड 39।
आपने इसकी अरेंजमेंट बतानी है, लोकेशन बतानी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने अभी किए। ये पोटेशियम का मैं कर देती हूँ, उसके बाद सिलिकॉन एंड ऑर्गन ये आप लोग खुद करेंगे। सबसे पहले उसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने कार्बन को एक्सप्लेन किया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एटॉमिक नंबर है जी 19। 19 मीन इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। दिस इज मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स और उतने प्रोटॉन्स हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो वो कितना है जी 19। आपने प्रोटॉन इसके अंदर 19 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स भी आपने बाहर 19 ही बनाने, 1 पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, 8, 16 सेंटीमीटर जी 8। और जो लास्ट है इसका, लास्ट शेल में आप बनाएंगे वन 19 पूरे हो गए। अब आपने न्यूट्रॉन्स की तरह, हमने प्रोटॉन्स को भी बता दिए हैं, न्यूट्रॉन्स 19 इलेक्ट्रॉन्स बाहर हम लोगों ने ऑर्बिट में बना दिए, प्रोटॉन्स भी बता दिए लोकेशन। अब न्यूट्रॉन्स रह गए, आपने 39 माइनस 19 करेंगे, मतलब जो मास नंबर है माइनस एटॉमिक नंबर, आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। आप इसको माइनस करें, 39 माइनस 19 20, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 20। ठीक है, तो ये 20 क्या आगे इसके न्यूट्रॉन्स, तो यहां पे आप लिख देंगे 20। दिस इज द लोकेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। वी हैव टू ड्रॉ द मॉडल ऑफ बोहर मॉडल्स। नेक्स्ट जो है वो सिलिकॉन है। इसमें भी आपने इसी तरह से, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, मास नंबर 28 है। इसको आपने किसी तरह से ड्रॉ करना है, प्रोटॉन्स बताने, जितने इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका जो है उतनी इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, उतनी ही प्रोटॉन्स है, वो इसके हैं 14। मास नंबर जो है वो इसका 28 है। 28 में से माइनस आप 14 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। इस तरह से ऑर्गन में भी आपको एटॉमिक नंबर 18 गिवन है, मास नंबर 39 है। आपने एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रोटॉन्स, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको आपने अरेंज कर लेने हैं। प्रोटॉन्स को अंदर आप न्यूक्लियस के अंदर लिखते हैं 18, बाहर आपने 18 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेल में आप बना दें, शेल पे इलेक्ट्रॉन्स, और जो मास नंबर है 39 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी, जिसको आपने दिमाग में न्यूट्रॉन्स लिखना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5।